अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जर्नल क्या है? अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। एक बुक है जिसमें आप सबसे पहले, प्राइमरी मतलब पहले एंट्री करते हो। अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, या दूसरी बार एंट्री करते हो, ठीक है, सेकंड नंबर पे एंट्री करते हो। या बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या उसमें फाइनल एंट्री करते हो, या बोथ सेकेंडरी एंट्री और फाइनल एंट्री, या उसमें दोनों फाइनल और सेकंड एंट्री करते हो। तो देखिए, जर्नल की बात आएगी जब भी अकाउंट्स में आप पढ़ोगे। जर्नल का मतलब है आप पहली बार उसमें एंट्री कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई और उसकी पहली ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री करते हो। जैसे मान लो कि आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जो एंट्री आपने की है खरीदने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये पहली बार एंट्री कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वीकली, एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑल ऑफ दीज। पहले तो समझिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है। एक क्रम में, ठीक है, एक सीक्वेंस में या ऑर्डर में। यानी आज मंडे है तो आज मंडे की सारी एंट्रियां हो जाएंगी जो पहले हुई एंट्री। फिर ट्यूसडे की एंट्री, ट्यूसडे मंडे के बाद आता है। फिर वेडनेसडे की एंट्री, या तो आप ऐसे समझ लो, या आज सुबह से 9 बजे की एंट्री, फिर 10 बजे की एंट्री, ऐसे तो करोगे। कभी ऐसे देखा है कि पहले 9 बजे की एंट्री कर दी, फिर उसके बाद सुबह 6 बजे की एंट्री, या फिर 7 बजे की एंट्री? ऐसे नहीं होता। यानी एक सीक्वेंस में एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री, इस तरह से जब आप एंट्री करते हैं तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। वीकली एंट्री करोगे, सप्ते में एक बार एंट्री करोगे? नहीं। एट द मंथ ऑफ द, मंथ के अंत में एंट्री करोगे? नहीं। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को उनके ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एंट्री होती है वैसे ही उनको डाल दिया जाता है। या आप डेट वाइज याद रख लो, टाइम वाइज याद रख लो। जो सबसे पहले एंट्री हुई पहले नंबर पे दूसरी एंट्री, उसके बाद एंट्रियाँ चलती रहेंगी। दिस इज और क्रोनोलॉजिकल। सी से क्रोनोलॉजिकल, सी से काउंटिंग याद रखना, ठीक है। काउंटिंग या कंटिन्यू ऑर्डर, काउंटिंग ऑर्डर, इस तरह से याद रख लेना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शंस की जर्नल में तो उसको क्या बोलते हैं? भाई जर्नल में करोगे तो जर्नलाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। लेजर में कर देते तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। ट्रांसफर की यहाँ बात है नहीं, रूलिंग भी यहाँ नहीं है। तो जब भी बात जर्नल की आएगी तो जर्नलाइज। और विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे हो तो क्रेडिट किसको करोगे? जब भी आप कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगी। क्योंकि आप कैश को दे रहे हो तो कैश वट गोज आउट, रियल अकाउंट यही कहता है। कैश वट कम्स इन तो वो डेबिट हो जाता, और गोज आउट है तो वो क्रेडिट हो जाता, ठीक है। कैश रियल अकाउंट में आता है, करंट असेट्स में होता है वैसे ही, ठीक है। तो अब यही पूछ रहा है कि जब आप किसी को डोनेशन दे रहे हो, सैम्पलिंग दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, कुछ भी किसी भी खर्चे पे आप कैश को क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो क्रेडिट का ही पूछा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैश। डोनेशन डेबिट होगा तो इसीलिए डोनेशन नहीं होगा। बाकी डिस्काउंट की और अच्छा, आप यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हो परचेज में, कि जब डोनेशन के साथ आपको एक एंट्री करवा दी जाती है, डोनेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज। अब आप कहोगे मैम परचेज भी क्रेडिट हो सकता है, तो बेटा परचेज जब क्रेडिट होता है जब आप कोई गुड्स डोनेट करते हो, कोई आप बिजनेस का सामान, जैसे कि चैरिटी में दे देते हो। जो माल आप बना के बेच रहे हो ना, वही आप दान दे रहे हो, उसी को आप एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हो, वो लॉस हो गया है, या उसको आप सैम्पलिंग में दे रहे हो, तब यहाँ पे परचेज क्रेडिट होता। लेकिन आप कह रहे हो कि कैश दे रहे हो, ठीक है, कैश दान में कर रहे हो तो परचेज गुड्स नहीं दे रहे ना आप, तो इसीलिए कैश लिया है। अगर कैश की जगह यहाँ गुड्स आ जाता, ठीक है, सामान अगर आप डोनेट करते, तब यहाँ परचेज आंसर हो जाता, याद रखना। सेल ऑफ गुड्स टू राम, राम को सामान बेच दिया, ठीक है। फॉर कैश इज डेबिटेड टू, अब कैश कैसे डेबिट होगा? सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, आपको पता ही है। तो फिर डेबिट क्या होता है? अगर हमने नगद बेचा है तो कैश डेबिट होता है। अगर हमने उधार बेचा है तो जिसको बेचा उसका नाम आ जाता। यहाँ पे जैसे राम को बेचा तो राम का नाम आ जाता, बट वो कह रहा है कि कैश में बेचा है। कैश में बेचा तो हम राम श्याम भूल जाएंगे, सिर्फ कैश को ही डेबिट कर देंगे। तो यही पूछ रहा है कि डेबिट किसको करेंगे। तो डेबिट किसको कर रही हूँ मैं? कैश को कर रही हूँ, क्योंकि कैश बेचा है। तो राम तो नहीं आ सकता। राम जब आता जब यहाँ कैश की जगह क्रेडिट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ कैश आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्स आपकी क्रेडिट है,
डेबिट पूछा है आपसे, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्टॉक की तो बात ही नहीं है। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। अगर विड्रॉल किया है बिजनेस के मालिक ने ही, प्रोप्राइटर होता है ओनर, ओनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, ठीक है, तो पूछा है कि क्रेडिट क्या करोगे, तो पैसा निकाल रहा है तो ड्राइंग्स, ठीक है, विड्रॉल करता है जब प्रोप्राइटर, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश व्हाट्स गोज आउट, बिजनेस से कैश तो बाहर जा रहा है, ठीक है, कौन निकाल रहा है, प्रोप्राइटर जब निकालेगा तो उसके किए हुए खर्चे को ड्राइंग्स में आ जाता है, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए माने जाते हैं। क्योंकि बिजनेस कहता है कि अब ओनर अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर जब भी पैसा निकालेगा वो वापस भी लगाएगा, तो वो ड्राइंग्स के रूप में निकाल सकता है, वापस भी लगाने पड़ते हैं, अलग अलग लायबिलिटी होती है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है ओनर अलग है, कंपनी अलग है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पूछा क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट मैंने किसको किया, यहाँ देखिए कैश को, तो कैश आपका आंसर हो गया, ठीक है। ड्राइंग्स को तो मैंने डेबिट किया है, तो यहाँ क्रेडिट पूछ रहा है, ये नहीं हो सकता, कैपिटल की बात ही नहीं है, बैंक भी नहीं, बचा क्या, कैश। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन्स 50 रुपीज़ का ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड अकाउंट। कह रहा है कि अनिल ने 1000 जेल पेन लिए, 50 रुपये का एक, कोई आपसे 1000 पेन दे और 50 रुपये का एक है, तो आप कितने दोगे इसे, 50,000 में खरीदोगे, ठीक है। कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट है, 50,000 पे 20% का डिस्काउंट, यानी 20/100, 2 जीरो से ये 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से काट लो, 5,000 बचे 2, 10,000। कह रहा है कि 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट की ये नेचर होता है कि उसको कहीं दिखाते नहीं है एंट्री में, बस अमाउंट को घटा देते हैं। तो 50,000 में से 10,000 लेस कर देंगे, 40,000 बचा, ठीक है। 40,000 अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एंट्री सेम रहेगी, यानी परचेज की एंट्री क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री आपकी वही रहेगी, बस यहाँ पे 50,000 लिखने की बजाय अमाउंट अब 40,000 आ जाएगा। और यहाँ अगर ट्रेड की जगह कैश डिस्काउंट होता तब आप कैश डिस्काउंट की एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट, उसको आप यहाँ दिखाते भी, ठीक है, 10,000 से अलग। लेकिन यहाँ पे ट्रेड है, ट्रेड को एंट्री में शो नहीं किया जाता, सिर्फ अकाउंट में अमाउंट में घटा के दिखाया जाता, अमाउंट में, यानी 50,000 की जगह मैं सिर्फ 40,000 यूज़ कर रही हूँ। तो ट्रेड की यही खासियत होती है कि इसको यहाँ एंट्री में नहीं दिखाया जाता, सिर्फ अमाउंट से याद रखोगे। तो राइट आंसर क्या है आपका, 40,000। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन 50,000 का ईच, ठीक है, अनिल ने वही 1000 से 50 रुपये का ईच पेन लिया, तो 50,000 के ले लिए, ठीक है। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, अभी अभी मैंने बताया कि 50,000 की कीमत पे 20% से डिस्काउंट मेरा 10,000 आ गया, और ऐसे ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से लेस कर देते हैं, ठीक है, 40,000 आ गया। एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 30 डेज, अगर वो 30 दिन के अंदर पैसा दे देता है तो 3% डिस्काउंट दिया जाएगा। अनिल पेड 10,000 विद इन 30 डेज, अनिल ने 10,000 रुपये 30 दिन के अंदर दिए, बैलेंस अमाउंट आफ्टर 30 डेज पीरियड, तो बैलेंस तो उसने 30,000 जो बाकी बचे वो 30 दिन के बाद दिए, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली विद। तो देखो उसने शर्त जो लगाई थी वो कह रहा है कि कैश डिस्काउंट 3% देंगे, कब देंगे, जब 30 दिन के अंदर आप पैसा वापस कर दोगे। जब अनिल पैसे सिर्फ 10,000 रुपये दे रहा है और बाकी जो पैसा है वो 30 दिन के बाद दे रहा है, तो ये डिस्काउंट लेने के लिए उसने अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अगर वो विद इन, यहाँ पे आफ्टर की जगह विद इन 30 दिन के अंदर दे देता तब तो डिस्काउंट हम निकालते, अब हमें डिस्काउंट निकालना ही नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर दे रहा, उसे डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा नहीं तो हम निकालेंगे नहीं, तो हमारा परचेज में तो आ जाएगा 40,000, ठीक है। परचेज अकाउंट का पूछ रहा, डेबिट कितने से होगा, 40,000 से, और कह रहा डिस्काउंट कितना होगा, भैया उसे डिस्काउंट निल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलता जीरो को निल बोलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कंडीशन पूरी नहीं की, जो शर्त है 30 दिन के अंदर देने थे वो 30 दिन के बाद दे रहा है, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 3% हम नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ ट्रेड निकालना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ 3,000 फ्रॉम अमर, अमर से हमने सामान खरीदा है, ठीक है, 3,000 रुपये का, तो एंट्री बताइए क्या होगी। परचेज किया है तो पहली बात तो ये याद रखो कि परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे खर्चे, ठीक है, डेबिट होते हैं। तो उसके बाद वो कह रहा है कि अमर से लिया है, तो हम अमर याद रखते हैं, लेकिन वो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कैश ले रहा है, जब हम कैश लेते हैं ना तो अमर हो, राम हो, श्याम हो, हम नाम भूल, तो हम सीधा एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
हमें अमर से कोई लेना देना नहीं है। जब कैश दिया है तो हम अमर कंफ्यूज करने के लिए दिया। सही एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश है तो हम नाम भूल जाएंगे, और यहाँ अगर कैश नहीं होता ना, कैश नहीं होता तो आप यहाँ अमर को क्रेडिट कर देते। अमर की जगह जो भी नाम है क्रेडिट पे उसको क्रेडिट किया जाएगा पर्सन को। अगर कैश है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक बात है। अमर, अमर का तो नाम ही नहीं आया। मैंने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट, अमर को डेबिट और परचेज को क्रेडिट नहीं, कैश को डेबिट नहीं, मैंने परचेज को डेबिट किया है और क्रेडिट कैश को, तो डी आपका राइट आंसर है। अ सोल ट्रेडर टुक, टुक मतलब लेना, लेना मतलब परचेज करना, ठीक है। कॉस्टिंग 1000 रुपीज फ्रॉम स्टॉक, 1000 की कीमत का स्टॉक से माल ले लिया। फ्रॉम हिज ऑन यूज, पर्सनल यूज के लिए, ठीक बात है। पर्सनल यूज के लिए ले लिया तो ड्राइंग्स हो गई। और जब मैंने बताया जब भी कोई सामान आप ले लेते हो, गुड्स को ले लेते हो, तो उस टाइम में आपने पैसे वैसे नहीं, आप परचेज को क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1500 रुपये, लेकिन बाहर उस चीज़ की कीमत 1500 रुपये है, ठीक है। ऐसे समझो इस चीज़ को कि आपकी खुद की एक शॉप है, वहाँ पे 1000 रुपये की कोई कुर्ती है जो आपने ला के रखी हुई है, और आप उस कुर्ती को अपनी बेटी के लिए ले जाते हो, ठीक है। उस कुर्ती को अपने लिए ले जाते हो घर पे, तो आपकी जेब से तो 1000 रुपये गए थे ना उसे लाने में, तो आपकी कॉस्ट तो 1000 रुपये। लेकिन अगर आप उस कुर्ते को बाहर 1500 रुपये में बेचते तो शायद आपको 1500 रुपये पैसा मिलता। लेकिन अभी आप बेच नहीं रहे हो तो इससे तो भूल जाओ। अभी आप उसे सिर्फ 1000 रुपये का खरीद के लाए थे, ठीक है, और अब इसे आप पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हो। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हो तो पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हो तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो गया, ठीक है। और क्योंकि आप सामान ले जा रहे हो, कैश नहीं ले जा रहे, तो कैश तो होगा नहीं, सामान ले जा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे परचेज हो जाएगा। गुड्स को आप पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हो तो एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेज। अगर यहाँ परचेज, यहाँ पे कोई सैंपल देते, डोनेट करते हैं उस सामान को, तो यहाँ पे टू परचेज कर देते हैं हम, ये एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री समझ में आ गई। अब कंफ्यूजन दूसरी है कि 1000 रुपये लें या 1500। मैंने अभी बताया आप जिस कॉस्ट है ना, कॉस्ट को लोगे, आपके गुड्स की प्राइस से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे को दे रहे हो अपनी चीज़ दुकान में से, तो आप जितने की लाए थे ना खरीद के, उसको एंट्री में दिखाओगे, तो 1000 रुपये से दिखाओगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, परचेज, तो 1000 रुपये से फर्स्ट एंट्री आपका राइट आंसर हो जाएगी। बाकी ये सब देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए। 1500 वाली तो काट ही दो, 1000 रुपये वाली, लेकिन सेल्स नहीं है, परचेज आएगा, ठीक है। बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स थे वो रिटर्न ऑफ कर दिए। नाउ रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू। पहले तो समझिए बैड डेट्स होते क्या, बैड डेट्स, डेट्स मतलब उधार में बेचा सामान डूब गया, ठीक है, मतलब बुरा हो गया। मैंने मान लो कि सोहन को उधार माल बेच दिया था, अब सोहन पैसे देने नहीं आया, तो 5000 रुपये का वो सामान लेके गया था उधार, मैंने दे दिया, अब वो 5000 मुझे नहीं देने आया, तो ये बैड डेट्स हो गए, मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। और मैंने इस नुकसान की एंट्री कर दी, रिटर्न ऑफ कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन अचानक से सोहन आ जाता है, कहता है लो अपने 5000 रुपये। तो मैं कहती हूँ ये जो मेरा पैसा बैड डेट्स हुआ था ना, लॉस हो गया था, वो मुझे मिल गया वापस, तो रिसीव हो गया, यानी रिकवर्ड हो गया, वापस आ गया, रिकवर्ड बैड डेट्स, तो वापस आ गया, तो अब गेन बन गया। पहले भाई मेरे को लॉस हुआ, अब मुझे मिल गया तो मुझे फ़ायदा हो गया, गेन हो गया, ठीक है। तो जब गेन हो जाएगा तो वो क्रेडिट होता है, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगी, बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या था, जब भी गेन होगा तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। यही पूछा कि बैड डेट्स रिकवर को क्या कर रहे थे, मैंने क्या किया है, टू लगाया तो क्रेडिट किया, यही आपका आंसर है। ललित हु ओव्ड 20,000, तो एक वर्ड होता है ओन्स, ओन्स मतलब जो मालिक है उसका खुद का, ठीक है, ओनर का, यानी ओनर लगाता है, ओनर कुछ भी लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, तो ओप्स उसका खुद का है। अगर ओव्ड है, ओव्ड मतलब उसने बाहर से पैसा लिया, बोरो किया, उधार लाया है, यानी बाहर से पैसा आया है, बाहर से लाया है या बाहर से पैसा आएगा, यहाँ पे वो खुद लगाएगा। तो ओव से 20,000 रुपये, 20,000 रुपये ओव, ओव का मतलब पैसा बाहर से आया है,
बिकम इंसॉल्ट, इंसॉल्ट का मतलब है जो डूब गया था या दिवालिया हो जाना या जो नुकसान हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। 70 पैसे इन रुपीज वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। कह रहा है कि 20,000 रुपये से मैंने किसी को दिया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया यानी उसके पास पैसे की कमी है, वो 100 पैसे की जगह मेरे को 70 के पैसे के हिसाब से दे रहा है क्योंकि उसके पास अभी पैसों की कमी हो गई है। तो 20,000 का वो 70 पैसे के हिसाब से दे रहा है, तो कितना बना? 14,000 रुपये। वो कहता है कि भाई 20,000 की जगह 14,000 रुपये आप ले लो क्योंकि मैं थोड़ा दिवालिया हो गया, मेरे पे पैसे की तंगी है। मैंने कहा भाई ठीक है दे दो, उसने दे दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मिल गया 14,000 रुपये, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो मेरा पैसा जो डूब गया उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है 14,000 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो पैसा बैड डेट्स हुआ है यानी जो पैसा मुझे नहीं मिला, जो डूब गया, 20,000 में से बच्चे अगर 14,000 मिल गया तो कितना डूबा? 6,000। और वो 6,000 ही पूछ रहा है, तो बैड डेब्ट्स मेरा कितना हुआ? 6,000 मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो 6,000 मेरा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 20,000 में से 70 पैसे के हिसाब से मिल गया तो 30 पैसे मेरे को नहीं मिले, और 30 पैसे से नहीं मिले तो कर लो इसको गुना, तो भी 6,000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पैसे से कंफ्यूज मत होना, आप इसको सीधा सीधा परसेंटेज में बदल देना, यानी 30% नहीं मिले तो 20,000 का 30% कितना होता है भैया, ठीक है। अगर पैसे को देख के अगर आपको निकालना ना है तो परसेंटेज में निकाल लेना, सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और 70% में निकाल लेना तो भी सेम वैल्यू आएगी। 20,000 का निकाल के देखो 70%, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, तो भी 14,000 ही आएगा, ठीक है। पैसे नहीं आते समझ तो परसेंटेज यूज करें। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, पार्टनर ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, गार्जियन ऑफ द कंपनी। तो जब भी बात आएगी इक्विटी की तो इक्विटी वालों को आप क्या बोलते हो? ओनर, मालिक बोलते हो, ठीक है। तो वो हमेशा मालिक होते हैं जो पैसे लगाते हैं। ऐसे शेयर होल्डर जो मालिक की तरह मालिक ही होते हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट सबको देने के बाद में लेते हैं, कैपिटल भी अगर बिजनेस बंद होता है सबसे बाद में लेते हैं, तो वो ओनर होते हैं। तो पार्टनर तो होगा नहीं, गार्जियन भी नहीं, एग्जीक्यूटिव नहीं, बचा क्या? ओनर। द टर्म रिडीम्ड इज यूज्ड फॉर, टर्म मतलब रिडीम का शब्द हम किसके साथ पढ़ते? प्रेफरेंस शेयर, कॉमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर या पब्लिक डिपॉजिट। पहले तो समझे रिडीम होता क्या। रिडीम होता है कि आप मान लो उदाहरण के लिए कि जब पैसा वापस दिया जाता, 5 साल के बाद आप किसी का पैसा वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। किसी ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, 5 साल के बाद आप उसे वापस कर रहे हो, तो ये रिडीम्ड है। अब पैसा कैसे लगाएगा पर्सन? या तो वो शेयर्स के रूप में लगाएगा या वो लगाएगा डिबेंचर्स के रूप में, ठीक है। मान लो किसी ने डिबेंचर्स ले लिए, कंपनी से शेयर्स ले लिए, उसने पैसा लगा दिया, और 5 साल के बाद वापस, 5 साल के बाद पैसा वापस कर दोगे, रिडीम हो जाएगा। अब देखो मैंने भी आपको बताया कि इक्विटी वाले तो पैसा जब कंपनी बंद होगी जब ही लेते हैं, तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स हो नहीं सकता, ठीक है। पब्लिक की मैंने बताई नहीं बात, शेयर्स पब्लिक डिपॉजिट अलग होता है कि पब्लिक से पैसे लगा लिए तो शेयर अलग होता है। कॉमर्शियल पेपर ये भी अलग होते हैं। ये डिबेंचर और शेयर्स दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हो आप। तो डिबेंचर्स यहाँ दे नहीं रखा, तो प्रेफरेंस शेयर वाले तो पैसा ले लेंगे वापस, तो ये रिडीम्ड है। इक्विटी वाले कंपनी बंद होगी तब लेंगे, बचा तो ये हो नहीं सकता। ये इनकी फंड रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट असेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपको फंड चाहिए क्योंकि आप करंट असेट्स खरीदना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट करंट असेट्स नहीं होती, वो नॉन करंट होती है, यानी लॉन्ग टर्म की बात होती है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी अब जो पैसा आप कमा रहे हो प्रॉफिट वो बिजनेस में वापस लगा देते हो, तो ये रिटेन अर्निंग होती है, ये भी यहाँ बात नहीं हो रही है। लीज, किसी से हो किराए पे, ठीक है, मतलब पैसा ले रहे हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं बोला। क्या है कि फंड की जरूरत है लेकिन करंट असेट्स के लिए, तो करंट असेट्स की बात वर्किंग कैपिटल में आएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। ये होती क्या है? करंट असेट्स में से आप करंट लायबिलिटी घटा देते हो, तो जब आपके जो करंट असेट्स हैं उसमें से लायबिलिटी घटा दोगे तो वर्किंग कैपिटल निकल आएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। अब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत किस लिए होती है? क्योंकि आप 1 साल के अंदर यानी शॉर्ट टर्म में जितने भी खर्चे हैं उनको जो करते हो तो उसके लिए जो फंड चाहिए वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ADR आर इशूड इन, ADR की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ठीक है, कि अमेरिका के लोगों को ही ये दिया जाता है तो अमेरिका वाले ही इसमें डिपॉजिट कर लेते हैं, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो।
तो जब अमेरिका की बात आ गई तो अमेरिका को यूएसए बोलते हैं, बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट आर द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम। पब्लिक डिपॉजिट कहाँ से लिया जाता है डायरेक्टली? भैया पब्लिक तो पब्लिक से ही लिया जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा लिया जाता है। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी में आप पैसा डिपॉजिट कर दें, बदले में हम आपको इंटरेस्ट या बदले में दे देंगे। ठीक है, तो ये पब्लिक डिपॉजिट की बात आएगी तो पब्लिक डिपॉजिट किससे लिया जाएगा? पब्लिक से ही। तो बाकी सब ऑप्शन बेकार है। डिबेंचर्स रिप्रेजेंट, डिबेंचर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, लोन कैपिटल फ्रॉम द कंपनी। डिबेंचर्स का मतलब ही होता है कि आप कुछ बोरो कर रहे हो, यानी लोन ले रहे हो, किसी से उधार ले रहे हो। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और उसके पास खुद के फंड नहीं होते तो वो बोरो करता है, यानी उधार पैसे लेता है, और ये लोन की तरह होता है, तो लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब है भैया जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने कहीं से पैसा लेना है। ठीक है, जब भी आपको मनी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कहीं से पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो ये शेयर्स से लोगे। शेयर्स हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ शॉर्ट टर्म पूछा, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए ले रहे हो, कम समय के लिए। लंबे समय के लिए लेते हो तो लॉन्ग टर्म, वो डिबेंचर शेयर्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म पूछा है तो क्या बचा? ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, और याद कैसे रखोगे? शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात आएगी यानी 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है वो क्रेडिट होता है, ट्रेड क्रेडिट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट? कौन सा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है? इंटर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट होता है कि एक कॉर्पोरेट, ठीक है, और इंटर का मतलब है बिटवीन टू या मोर देन, बिटवीन टू। एक कॉर्पोरेट अपना पैसा दूसरे कॉर्पोरेट में लगा देता है। यानी मान लो कि 2 कंपनियां ए और बी, ए कहती है कि मैं अपना पैसा तुम्हारी कंपनी में लगा देती हूँ, बी कहता है कि मैं तुम्हारे में लगा देता हूँ। तो इस तरह से इंटर, आपस में ये एक दूसरे के में लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 3 मंथ डिपॉजिट, कॉल डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये सब तरह का हो सकता है, आपकी मर्जी। आप कॉल डिपॉजिट कर लो, 15 दिन में पैसा वापस ले लो, 3 महीने में ले लो, 6 महीने में, तो ऑल ऑफ दीज होता है। हर टाइप से आप पैसा दूसरी फर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं जितने टाइम की उसे रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इट्स इशूड बाय कंपनी इन द यूएसए इज नोन एज। अभी मैंने बताया कि यूएसए में जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी ना कंडीशन रख लेते हैं हम सिर्फ से यूएसए में ही बेचेंगे, यानी सिर्फ अमेरिका वाले लोगों को ही बेचेंगे, जिनके पास अमेरिकन की सिटीजनशिप्स है उनको ही बेचेंगे। तो अमेरिकन वालों के लिए स्पेसिफाई होते हैं एडीआरएस। ग्लोबल अगर हम पूरे वर्ल्ड में किसी को भी बेच दें तो ग्लोबल हो जाता है, तो वो जीडीआरएस हो जाते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो यहाँ पे सिर्फ बात जब भी यूएसए देखे ना, आप कहीं भी यूएसए देखे एडीआरएस कर देना, अमेरिका देखें। विच ऑफ प्रेफरेंशियल राइट इज इंजॉयड बाय प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स? कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो कौन सा राइट इंजॉय करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज़्यादा? तो देखो प्रेफरेंस वालों को मतलब है जिनको आप प्रेफरेंस दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो, उनको 2 राइट पहले दे रहे हो, बस ऐसे याद रख लेना। पहले तो उनको डिविडेंड पहले देते हो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, और दूसरा उनकी कैपिटल जब वापस करनी होती है, रिडीम करनी होती है, तो कैपिटल भी वापस कर देते हो। तो 2 राइट इंजॉय करते हैं जिसकी वजह से इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। कौन से राइट है? वोटिंग तो इन्हें मिलता ही नहीं है, तो राइट टू रिसीव्ड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इनको फिक्स रेट से मिलता है कि भाई चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो तो हमें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता रहेगा। कम्युनिकेटेड नॉन कम्युनिकेटेड के अलग अलग केस हैं जिनमें मैं आगे समझा दूंगी। अभी बताते हैं कम्युनिकेटेड कि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी आपका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है कई सालों का, और जब प्रॉफिट होता है तो मिल जाता है। नॉन कम्युनिकेटेड में कंपनी पहले कंडीशन रख देती है कि जब हमें लॉस हुआ तब हम आपका पैसा वापस नहीं देंगे, ओनली प्रॉफिट होने की सिचुएशन में देंगे, तो वो केस अलग है। ठीक है, राइट टू रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनको कैपिटल वापस मिल रही है, तो ये 2 राइट बताए हैं मैंने। ठीक है, चार्ज ऑन असेट्स की बात आएगी, ये डिबेंचर्स वाले होते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए गिरवी रख लेते हैं कंपनी के असेट्स को कि हमारा पैसा अगर डूब गया तो असेट्स बेच के पैसा ले लेंगे, तो ये डिबेंचर्स पे याद रखना। अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी और सी। ठीक है, अगर पेपर में बी और सी करके पूछ लिया जाए तो देख लेना, ये दोनों राइट। ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बोरो फंड। पहले तो समझे सोर्स ऑफ बोरो फंड का मतलब है बोरो किए हुए, यानी उधार लिए हुए। अगर आपने किसी दोस्त से, अपने फ्रेंड से या फिर बाहर इंस्टीट्यूशन से उधार लिए हैं ना, तो ऐसे फंड को बोरो फंड। एक आपका खुद का फंड होता है ओनर फंड, तो ओनर फंड में आपका अपना या फिर इक्विटी शेयर इशू कर दिया आपने, डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है,
GDRS इशू कर दी, ये सब आपके ओनर्स फंड में आ जाते हैं। जो भी आप इशू करके पैसा ले रहे हो लेकिन किसी से मांग के ले रहे हो तो वो बोरो फंड में आ जाता है। जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये दूसरी फर्म से कह रहे हो कि तू मुझे उधार पैसा दे दे, मेरी फर्म में डिपॉजिट कर दे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट अ फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड, ओनर फंड की जो विशेषता नहीं है उसके बारे में वो बतानी है। रिस्क बियर कैपिटल, भैया रिस्क तो लेते ही है। किसी ने अपना पैसा लगाया, मान लो शेयर्स खरीदे हैं किसी ने कंपनी में, तो कंपनी अगर डूब जाए तो शेयर्स के पैसे भी लेंगे, तो रिस्क तो वो लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट प्रिडिकल होती है, समय के अनुसार टाइमली उनको पेमेंट मिलती रहे। तो ऐसा नहीं होता कि टाइम पे पेमेंट मिल जाए। शेयर्स में तो अप डाउन्स होते ही रहते हैं, कई बार पेमेंट नहीं मिलती, इक्विटी के केस में पेमेंट ही नहीं मिलती है उन्हें, तो ये नहीं हो सकती। परमानेंट कैपिटल, हाँ परमानेंट कैपिटल यहाँ डिबेंचर्स वालों को मिल जाती है, ठीक है, तो ये भी विशेषता है। नो सिक्योरिटी नीडेड, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी ठीक है। कहीं कहीं शेयर्स में नहीं होती, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती कि बिल्कुल फिक्स समय के अनुसार हो। द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कौन है जो आपको फंड प्रोवाइड मतलब देता है, जो आपको पैसा दे रहा है और आपके बिजनेस पे मैनेजमेंट पे कंट्रोल करेगा। तो मैनेजमेंट होता है कि पूरे बिजनेस के डिसीजन लेना, कंट्रोल करके चलना, डिसीजन लेना, रूल्स बनाना, ये सारे मैनेजमेंट करके चलेगा। तो जरा आप सोचो, आपका घर पे किसका अधिकार चलता है, जो पैसे कमा के लाता है, यानी मालिक, ओनर, वही होता है ना, आपकी मम्मी या पापा, इनमें से दोनों में से कोई एक ही होता है। कोई बाहर रिश्तेदार तो कंट्रोल करेगा नहीं घर को। ऐसे सिमिलरली कंपनी में ओनर पैसा लगाता है, ठीक है, ओनर, तो वो ही मैनेजमेंट करेगा। जो बोरो है, बाहर से हम किसी का पैसा ले तो रहे हैं लेकिन उसको अपने घर को कंट्रोल करने की परमिशन नहीं देते कभी भी, तो मैनेजमेंट की बात तो आएगी जब ओनर ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज, जो शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड, जीरो, नन ऑफ दिस। तो भैया शेयर होल्डर ने जितना पैसा कंपनी में जितने के शेयर्स लिए ना, उन शेयर्स के तक ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती कि अगर जिम्मेदारी उनकी बनती है तो उन शेयर्स के प्रति ही बनेगी। प्रेफरेंस शेयर्स आर रेफर्ड टू एज हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज दे हैव फीचर्स ऑफ बोथ एंड। पहले तो हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या, हाइब्रिड सिक्योरिटी ये होती है कि आपके दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो आपको शेयर्स के भी बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, और एक आपको डिबेंचर्स के भी बेनिफिट मिल रहे हैं। डिबेंचर्स की तरह भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, शेयर्स की तरह भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। जब दोनों आपको बेनिफिट मिले तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। प्रेफरेंस शेयर को रेफर किया जा रहा है हाइब्रिड सिक्योरिटी में, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दोनों फीचर्स हो सकते हैं। जब उसको मन हो उसको इक्विटी शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में भी उसको इक्विटी शेयर होल्डर की तरह भी अपने बेनिफिट ले रहा है और डिबेंचर्स की तरह भी। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को जो हाइब्रिड सिक्योरिटी मिलती है तो वो किस किस में मिलेगी, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में। डैश कैपिटल इज यूज्ड फॉर बाइंग करंट असेट्स, जब भी बात आएगी आप करंट असेट्स बाय करना चाहते हो तो कैसे पैसा लगाना है, कौन सी कैपिटल की ज़रूरत है। देखिए, जब आपको करंट असेट्स लेनी है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और जब आपको फिक्स असेट्स लेनी है तो फिक्स। ये तो बहुत आसान है याद रखना, फिक्स के लिए फिक्स चाहिए और वर्किंग के लिए मैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को घटा दो तो वर्किंग कैपिटल होती है। अब इसको समझो कैसे, कि अगर आपको बिजनेस को चलाने के लिए बिल्डिंग लेनी है, ठीक है, मशीन लेनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है, ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि कई साल तक चलेंगी, उन चीज़ों को खरीदने के लिए आपको फिक्स पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर आपको मान लो रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, ऐसा सामान लेना है जो हर साल ही आपको लेना है, शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, कंपनी क्लोज टाइम, कंपनी को आप बंद कर रहे हो, बंद, वाइंड अप, ठीक है, ऐसे याद रखना। वाइंड अप मतलब कंपनी को बंद किया जा रहा है। रिफंड मतलब जिन जिन का पैसा लगाया जा रहा था उसको पेमेंट की जा रही है, रीपेड, ठीक है, रीपेमेंट, रीपेड, रिफंड, पैसा वापस दिया जा रहा है। डैश इज मेड आफ्टर द रिफंड ऑफ, तो सबसे पहले पैसा किसके बाद किसको दिया जाएगा, इज मेड, तो पैसा किसको, आफ्टर द रिफंड ऑफ, तो इक्विटी वालों को पैसा प्रेफरेंस के बाद दिया जाएगा। आफ्टर द रिफंड ऑफ से याद रखना, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर लेना है कि प्रेफरेंस शेयर वालों के बाद ही इक्विटी वालों को पैसा दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। रिटेन अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोलते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बचा क्या, सी आपका राइट आंसर है।
रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, रिटेन अर्निंग क्या होती है कि मान लो कि आपने कुछ पैसा कमा लिया, जैसे प्रॉफिट कमा लिया, और इसी प्रॉफिट को बांटा नहीं, वापस बिजनेस के यूज़ में ही लगा लिया कि बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिटर्न अर्निंग। ठीक है, बिजनेस के ग्रोथ पे पैसा लगा लिया कि बिजनेस को बढ़ाना है। तो देखो, इंटरनल फाइनेंस, इंटरनल मतलब ये आपके खुद का पैसा था, मालिक ने ही प्रॉफिट कमाया था, ओनर का पैसा था खुद का, बिजनेस के अंदर का ही पैसा था, ठीक बात है, बाहर से तो नहीं लिया ना हमने। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को वापस लगा दिया, बैक मतलब जो कमाया उसको वापस लगा दिया। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। सेल्फ फाइनेंस, आपका खुद का पैसा है, आपके बिजनेस के अंदर का है, वापस लगा दिया, तो सारी बातें ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स? जब भी आपको गुड्स खरीदनी है तो आपको पैसे के कौन सा सोर्स चाहिए? गुड्स क्या है आपकी? गुड्स आती रहती है हर साल, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म है, ऐसे चीज़ों को समझे। मशीन आती तो लॉन्ग टर्म होती, गुड्स है शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म कम समय के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ऐसा पैसा कहाँ से आएगा? तो ऐसा पैसा ट्रेड क्रेडिट होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि जो 1 ईयर के लिए हो, शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, तो वो ट्रेड क्रेडिट है, किसी से बिजनेस में ही उधार लिया हुआ। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म में आ जाता है। एस आर मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्सेज एज दे डू नॉट डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस एंड मार्केट कंडीशंस। सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स की बात नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स से ज़्यादा आप मोर डिपेंड हो इंटरनल सोर्स पे, अपने सोर्स पे। दे डू नॉट डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस एंड मार्केट कंडीशन, उनको मार्केट कंडीशन या इन्वेस्टर्स की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, डिपेंड नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है? इक्विटी शेयर नहीं, आपकी इंटरनल सोर्स ही है जिस पे आप डिपेंड है, तो वो रिटेन अर्निंग है। आपने अपने प्रॉफिट को ही लगा लिया है बिजनेस में, जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इस पे मार्केट कंडीशन, इन्वेस्टर प्रेफरेंस का कोई भी कंडीशंस आप पर डिपेंड नहीं हो, और ये आपको आपकी इंटरनली है, एक्सटर्नल से ज़्यादा डिपेंड आप इंटरनल पे ही हो, तो रिटेन अर्निंग। डिबेंचर्स लोन है तो बाहर का बोरोड फंड है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, उन्होंने ये मार्केट रेट से इफेक्ट डालते हैं, इसलिए ये भी दोनों नहीं हो सकते। बचा क्या? रिटेन अर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ सोर्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस? लंबे समय के लिए, 5 साल हो गया, 10 साल, 15 साल, ऐसा पैसा चाहिए आपको, तो कहाँ से लोगे? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आप ही का प्रॉफिट होता है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स से लोगे, या डिबेंचर से लोगे, ऑल ऑफ दिस, तो आप सभी से ले सकते हो। रिटेन अर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जो रिटेन अर्निंग है आपके खुद के प्रॉफिट का ही हिस्सा लगा रहे, आप अपने प्रॉफिट को ही वापस बिजनेस में लगा रहे, डज नॉट इन्वॉल्व, वो क्या इन्वॉल्व नहीं करता है? एनी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब जब आप अपना ही पैसा लगा रहे हो तो ना तो आप उस पर इंटरेस्ट दोगे, ना डिविडेंड, ना फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो कोई इशू करते हो कुछ भी, तो उसके लिए जो अलग से खर्चा करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करे, एडवर्टाइजमेंट करवा दी, ठीक है, अंडरराइटर कमीशन को पैसा देना पड़ा, तो ये सब चीज़ें इशू करने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो जब आप अपना ही पैसा लगा रहे हो तो आपको ना तो पैम्पलेट छपवानी है, ना किसी ब्रोकर को हायर करना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होगी, ना किसी को डिविडेंड देना, ना किसी को इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट तो डिबेंचर्स को दोगे, इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी ना, ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज अगेंस्ट द असेट्स ऑफ अ कंपनी? आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी पैसे की आपको ज़रूरत है और सोर्स ऑफ फाइनेंस आप ले रहे हो उधार, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई भी असेट्स उसके अंदर रखी जाए, कि कोई भी असेट्स को आप गिरवी रखो, आप नहीं चाहते कि मेरी असेट्स कोई गिरवी रखे, तो फिर कैसा पैसा आप लोगे, क्या इशू करोगे? तो आप इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स, देखो जहाँ डिबेंचर होगा ना, डिबेंचर्स तो यही करता है, रिस्क नहीं लेता, तो वो अपने रिस्क को कम करने के लिए कोई भी असेट्स को ना गिरवी रखवा लेता है, तो डिबेंचर्स नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो फिर आप डिबेंचर इशू नहीं करोगे। तो यहाँ भी डिबेंचर है, यहाँ भी डिबेंचर है, बचा क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को आप इशू कर दोगे और उनसे पैसा उधार ले लोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स वाले आपकी असेट्स को गिरवी नहीं रखते, असेट्स को गिरवी डिबेंचर्स रखता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो बिजनेस की जो इम्पोर्टेंस है, बिजनेस ज़रूरी है, हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली दीज डेज। बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें पैसे की इम्पोर्टेंस तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है। गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, जो आप सामान बनाते हो ना वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आज बनाने लगे हो, लाखों मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, फैक्ट्री में बहुत सारा माल बनता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर यूज,
तो जो ऐसी टेक्निक यूज़ करते हो आप जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें ठीक है। एक बात आपको असर्टन है, दूसरी रीज़न भी बता रही है कि ज़्यादा पैसा आजकल बिज़नेस में क्यों चाहिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हाई-फाई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने लगो जिसके लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। ए और आर ठीक भी है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है? दोनों ही बातें एक ही बात कह रहे हैं स्टेटमेंट। इक्विटी शेयर्स एक्ट एज अ टेम्परेरी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेस। इक्विटी वाले पहले याद रखना वो मालिक होते हैं और जो ओनर की तरह होते हैं, ओनर होते हैं, तो वो अपना पैसा लास्ट तक लगाते हैं जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। तो टेम्परेरी सोर्स तो नहीं, ये तो परमानेंट सोर्स हो गया, तो ये बात तो गलत हो गई। इक्विटी शेयर्स इज टू बी रिपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द टाइम। लिक्विडेशन हो गया, वाइंड अप हो गया, ठीक है, इनको बोलते हैं कंपनी का क्लोज होना, बंद होना, ठीक है, उसको बोलते हैं बंद, कंपनी का बंद होना। जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसी टाइम पे इक्विटी वालों को पैसे दिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी बताया मैंने। पहला गलत और दूसरा ठीक, पहला फॉल्स दूसरा ठीक, डी ऑप्शन राइट है। द प्रोवाइडर ऑफ ऑनर्स फंड हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो आपको ऑनर फंड दिए जा रहे हैं उनका बिजनेस पर कंट्रोल होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ऑनर कौन होते हैं? ऑनर इक्विटी वाले होते हैं, इक्विटी वाले मैनेजमेंट भी करते हैं, वोटिंग भी करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन द रिफंड ऑफ ऑनर्स फंड एज दे आर प्राइमरी रिस्क बेयरर। तो ये जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, जब भी आप ऑनर्स के फंड को रिफंड करते हो तो वो पहले ही रिस्क बेयर करने वाले पहले होते हैं, ठीक है। रिस्क को प्रायोरिटी वही देते हैं, यानी इक्विटी वाले हमेशा रिस्क उठाते हैं। कंपनी बंद होगी, प्रॉफिट बचे ना बचे, इनका पैसा मिले ना मिले, तो रिस्क तो हाई ये लेते ही हैं। कई बार इनको प्रॉफिट भी नहीं बचता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा दे दिया जाता है, इनको नहीं दिया जाता डिविडेंड, तो ये काफ़ी हाई लेवल पर रिस्क लेते हैं। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है मैनेजमेंट को कंट्रोल की, यहाँ बात हो रही है रिस्क की, तो यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, जिसकी वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिटेन अर्निंग कैन ओनली बी यूज्ड बाय एन एस्टेब्लिश फर्म एंड डू नॉट अ न्यू फर्म। जो रिटेन अर्निंग यानी अपना ही पैसा प्रॉफिट वापस कंपनी में लगाना, ऐसे ये स्टेब्लिश फर्म है जो पहले से बनी हुई है वो कर सकते, नई फर्म नहीं कर सकती। भैया नई फर्म है तो उसके बाद अभी प्रॉफिट कमाया ही कहाँ है जो वो ऐसा कर लेगी? जब प्रॉफिट कमाएगी तभी तो लगाएगी। नई फर्म अपना प्रॉफिट कहाँ से कमा लेगी? वो तो नई है, अभी प्रॉफिट नहीं कमा पाई, तो ऐसे समझो, ठीक है। नई जो है, नई बिल्कुल अभी अभी नई नई फर्म बनी है, तो अभी तो पहले पैसा कमाएगी तभी तो वो आगे अगले साल लगाएगी, तो नई फर्म के साथ ये नहीं हो सकता। यानी ऐसे पूछा जा रहा है कि अगर नर्सरी के बच्चे से पूछा जाए कि बताइए प्रीवियस नॉलेज पहले आपको कितना आता है, तो नर्सरी का बच्चा तो आया स्कूल में सीखने के लिए, उसे तो पहले कुछ नहीं आता, तो पहले आप उसे सिखाओ। तो नई फर्म तो पहले प्रॉफिट कमाएगी तभी तो लगाएगी, तो ये पैसा नहीं लगा सकती रिटेन अर्निंग का। पुरानी फर्मों के पास तो है, अगर आप 5वीं के बच्चे से पूछो प्रीवियस नॉलेज बताओ पहले क्या सीखा है, तो वो चौथी तक तो काफ़ी कुछ पढ़ चुका है, तो वो बता देगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। न्यूली स्टैब्लिश फर्म हैज़ नॉट येट अर्न एनी प्रॉफिट टू बी यूज एज रिजर्व्स। नई फर्म ने कोई भी पैसा अभी तक नहीं कमाया, यहाँ भी नई फर्म पैसे नहीं कमा पाई है, यहाँ भी वही बात है, सेम बात है, तो स्टेटमेंट ए, बोथ स्टेटमेंट ठीक है और रीज़न भी एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स मीन कि आप जब ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आपने कोई जर्नल में एंट्री कर रखी है, ठीक है। कुछ जैसे कि मान लो आपने यही कर रखी है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको आप लेजर में ले जाते हो, लेजर में ले जाओगे ना आप, ठीक है। तो लेजर का डेबिट साइड होता है, क्रेडिट होता है, तो लेजर के परचेज में देखो, परचेज अकाउंट का लेजर आप बनाओगे तो उसके डेबिट में क्या करोगे, उसके डेबिट में यहाँ खड़े हो जाना और लिख देना टू कैश, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैश का बनाओगे तो कैश के क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में खड़े हो जाना यहाँ और लिख देना बाय परचेज, तो ये लेजर होती है, ठीक है। तो आप पोस्टिंग ही तो कर रहे हो जर्नल एंट्री को, तो एंट्री ट्रांजेक्शन्स इन लेजर, तो पोस्टिंग का मतलब बाद जब भी पोस्टिंग आएगी पीएल याद रखना, पी पोस्टिंग को लेजर किया जाता है, ठीक है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लेजर अकाउंट किससे बनाया जा रहा? वाउचर से, ट्रायल बैलेंस से, जर्नल से, फाइनेंस स्टेटमेंट से। तो मैंने अभी बताया ना, लेजर अकाउंट किसकी हेल्प से बनेगा भाई? जर्नल की हेल्प से बनेगा। जर्नल में आपने जर्नल एंट्री की हुई है और एंट्रियों के हिसाब से तो मैं अभी पोस्टिंग कर रही थी, तो वही लेजर अकाउंट जर्नल से बनेगा। लेजर इज ए बुक इन विच, लेजर किसकी बुक है?
रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन, रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन। तो लेजर रिकॉर्डिंग से ही तो होती है, और रिकॉर्डिंग में आप तीनों रिकॉर्ड करते हो एंट्रियाँ। गोल्डन रूल आपके ये तो कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन गोल्डन रूल होते हैं। पर्सन से रिलेटेड कोई बात है, बैंक से, ओवरड्राफ्ट से, ड्राइंग से, तो वो सारी पर्सनल अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड। रियल अकाउंट क्या होता है, सेट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल में खर्च और इनकम आ जाते हैं। इन तीनों चीज़ों से जर्नल बनती है, जर्नल से फिर लेजर बनता है। तो लेजर बुक में ये तीनों रूल्स आएंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। भैया जर्नल से जब भी लेजर में ले जा रहे हो, जर्नल से लेजर में जब भी करोगे तो पोस्टिंग है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा हुआ, 3 बार आ चुका अभी तक है कि जर्नल जो एंट्री है उनसे लेजर में पोस्टिंग की जा रही है, तो ये पोस्टिंग है। विच टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कौन सा लेजर अकाउंट है जो अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया जाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो जब कैरिड फॉरवर्ड यानी उस अकाउंट को, ट्रांजैक्शन को आप आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं, इसी साल के हैं, वो यहीं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इनकम और गेन होते हैं, ठीक है, वो भी आप इसी साल रिकॉर्ड कर दो। इन्हें आगे कैरिड फॉरवर्ड नहीं किया जाता। पर्सनल से कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है, कुछ प्रीपेड हो गया, तो ये सब एडजस्ट की जाएंगी, ठीक है। रियल अकाउंट में तो असेट्स हैं और असेट्स को कई साल तक चलती है, तो ये भी नहीं। तो इस वजह से नॉमिनल अकाउंट को कैरिड फॉरवर्ड नहीं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली। कौन सा अकाउंट है जिसके पास डेबिट बैलेंस ही होता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ दीज। तो रियल अकाउंट होता है। अब समझो, कंफ्यूज हो गए कि मैडम हमने तो रियल अकाउंट में ये पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फिर आप कैसे कह रहे हो गोज आउट, तो यहाँ तो डेबिट भी है क्रेडिट भी, फिर आप कैसे कह रहे हो कि डेबिट ही आता है। तो बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि रियल अकाउंट में सारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। और एसेट्स जब भी आप लाओगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो जब भी वो आती हैं तो वो डेबिट होती हैं, ठीक है। तो डेबिट को शो कर रही हैं, इसलिए से बोला गया है कि अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही होता है। तो रियल अकाउंट। हाउ मैनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में हमेशा कितने अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। ट्रांजेक्शन होती है, पहले वो डेबिट होएगी, फिर वो क्रेडिट होएगी, तो एटलीस्ट 2 तो होंगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंट्री हो जाती है तो वो कंपाउंड एंट्री होती है। जनरल एंट्री में सीखा है आपने, ठीक है। तो एटलीस्ट 2, अकेली 1 तो होती नहीं है, ओनली 2 भी नहीं होती, क्योंकि कंपाउंड भी होती है। 2 और 3 तो हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 ज़्यादा अच्छा है। हमेशा 2 और 3 हम काउंट नहीं कर सकते, कई बार हमने 4 भी देख सकते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2। व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इज डेबिटेड विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज। तो मैंने बताया, माल जब भी आग से, तो फायर अकाउंट इज डेबिटेड विद, जो फायर अकाउंट को डेबिट करोगे, यानी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, एंट्री तो यही होगी टू परचेज, क्योंकि माल खत्म हुआ है आपका, ठीक है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा कि फायर अकाउंट में कितना पैसा दिखाओगे, तो जितना कि आप खरीद के लाए थे सामान को, सामान की जो कॉस्ट थी जब खरीद के लाए थे आप, रॉ मटेरियल जो भी नष्ट हुआ है आपका सामान, तो उसकी कॉस्ट तक के प्राइस को दिखाओगे। जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपये का सामान आप खरीद के लाए थे, वो बिजनेस में रखा हुआ था जिसमें आग लग गई, चाहे वो 1500 में बिके, लेकिन 1500 से आपको कोई मतलब नहीं। बिजनेस में तो 1000 रुपये का आप खरीद के लाए थे, अब वो आग से जल गया तो नुकसान कितना बताओगे, 1000 रुपये का बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नहीं है तो वो फिर क्या होगा, वो फिर कैपिटल होगा। और कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा के टाइम की चीज़ों पे किए जाते हैं। अब ऐसी चीज़ कौन सी होगी जो मतलब मोटी रकम हो, एक तो मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे कि फिक्स असेट्स पे किए जाएं, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे खर्चा किया जा रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किया जा रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। नई असेट्स पहले खरीद के ला रहे हो, और पहली बार कोई असेट्स खरीद के ला रहे हो, उसके ऊपर को रिपेयर करा रहे हो, सर्विस इंस्टॉलेशन, तो वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। वही आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर आप कोई सेकंड हैंड मशीनरी भी खरीद के ला रहे हो, लेकिन वो पहली बार ला रहे हो ना अपने घर में, पुराना कोई सामान लाते हो तो पहले उसकी आरती वारती करते हो ना आप, तो उसके अगर रिपेयर वगैरह करा रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस होगा, अगर पहली बार कोई सामान ला रहे हो, चाहे वो नया ला रहे हो या सेकंड हैंड ला रहे हो। तो सैलरी रेवेन्यू होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, वाटर भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीन, जब बात मशीन की आ जाएगी तो पहले तो मशीन से याद रख लेना आप कि वो मशीन की बात है,
तो मशीन मोटा खर्चा है तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। और अगर पहली बार आप चाहे पुरानी चीज़ क्यों ना लाओ, सेकंड हैंड क्यों ना लाओ, उस पर रिपेयर अगर करा रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। अगर मशीन पहले ही चल चुकी है आपके पास, अब ये पुरानी मशीन खरीद के ला रहे हो, अब ये दोबारा जब रिपेयर कराओगे ना अगली बार, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंस में चला जाएगा। लेकिन जब पहली बार फर्स्ट टाइम परचेज की बात आए, नई हो पुरानी, उसके रिपेयर को भी आप कैपिटल एक्सपेंस में दिखाओगे, तो आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा।